बोल को आप क्या मशवरा देंगे इमरान इस्माइल साहब? बोल को तो मैं कहूँगा कि आप बार बार वो सुनते रहे, बोल खिलाफ आजाद है तेरे, बोल जमा तक तेरी है। बाबर को रेस्ट कराने का मतलब ये है कहीं न कहीं बाबर एक पाउंड में कप्तान नजर नहीं आएगा। खित्ते में बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं। एक यंग आर्टिस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पाउडर डज नॉट ऑलवेज मीन कि जनाब आप नॉर्मल फूड लें, आप कम लें। अताबाद झील के आगे सेट लगेगा। जी हाँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आपको भी गुड मॉर्निंग सारिश। थैंक यू सो मच तलहा, आपको भी। और माशाल्लाह तलहा, कल हम लोग नहीं थे साथ में, तो एक दिन हमने शो साथ में नहीं किया क्योंकि भरपूर तरीके से ट्रांसमिशन का सिलसिला बोल टीवी पर जारी था। बिल्कुल जनाब, मिस किया। आज तलहा को मैंने बोला कि आज आए हो तो काम खूब करना है तलहा, हिलना नहीं अपनी जगह से। तो जनाब तनख्वाह हलाल करने की ख्वाहिश है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं। आज आप इतने स्मार्ट बन गए हैं, इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपने पहना हुआ है। आपसे कम, आपसे ज्यादा स्मार्ट तो मैं हो नहीं सकता। जब से जोहेब आपकी जिंदगी में आए, आपकी स्मार्टनेस में बहुत इजाफा हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन लेट्स कम टू द रियलिटी। हालात बड़े नासाज हैं, कशीदा है। यकीनन हम जानते हैं कि बोल के चेयरमैन को इस वक्त जिस तरीके से अरेस्ट किया हुआ है, मुल्क में इंसाफ का कोई निज़ाम नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल कोर्ट ऑफ द डे की तरफ चलते हैं और बात ये है कि ताकत उनकी है, खुदा हमारा है। यही पैगाम गुज़श्ता रोज बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख ने दिया और पूरी कौम के लिए यही पैगाम हमारा भी है कि इस वक्त काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यकीन करें खुदा हमारे साथ है। जालिम चाहे जितना जबर कर ले, हमारे हौसले तोड़ नहीं सकता। हम डट कर खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा अगर वजाहत पेश करना चाहूँ तो हम जानते हैं कि ताकत उनकी है। ग़ज़वा बदर में आप देखिए, मुसलमानों की तादाद 313, सामने 1000। आप ग़ज़वा खंदक में देखिए, आप ग़ज़वा ओहद में देखिए, किस तरीके से अल्लाह मदद करता था उन लोगों की जो अल्लाह में यकीन रखते थे और पूरा एतमाद करते थे कि अल्लाह ताला ऊपर से फरिश्ते भी उतारेगा पर मदद ज़रूर करेगा। ये कभी मत समझना कि हम कमज़ोर हैं, हम अब कम क्वांटिटी में, हमारी तादाद कम है, हमारा असलहा कम है, हमारे पास साजो सामान कम है। अल्लाह में यकीन रखिए और यकीनन अल्लाह की राह में आगे बढ़ते रहिए तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। इस बात पर मुझे पूरा 100% यकीन है, लेकिन वो पुख्ता यकीन होना चाहिए अल्लाह ताला की हिकमत कामिला और अल्लाह ताला की कुदरत में। बिल्कुल, और शेख साहब का बार बार यही पैगाम है तलहा कि हम अल्लाह के सहारे चलते आए और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह के सहारे चलेंगे। और हमने ये देखा है, हम लोग तो इस इदारे में काम करते, हमने ये महसूस किया है कि जब से रिजीम हुआ है उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरह की दिखाई दी हैं कि बार बार रुकावटें हायल करना, आवाज़ बंद करने की कोशिश करना, प्रेशराइज करना, इंस्ट्रक्शंस देना, डिक्टेट करना, ये ना चलाओ, ये चलाओ, इसको हटाओ, इसको लगाओ, इसको ना यहाँ पर बिठाओ, नौकरी से निकालो, ये सारे प्रेशर्स बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसी तौर भी ये नहीं सुनने को आ रहे तो उन्होंने जनाब फिर अपने हथकंडे जो इस्तेमाल करते हैं उनका एक ही तर्ज अमल है जो हम देख रहे हैं कि कोई भी गिरफ्तारी हो, मिलने नहीं देंगे, खाना नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हमने देखी हैं। तो खैर अल्लाह हमारे साथ है। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। रियासती जबर इंतहा पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख से गैर इंसानी सलूक, बगैर किसी जुर्म की गिरफ्तारी के बाद फिर 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। शुएब शेख के हक में पूरी कौम सरापा एहतजाज, गली गली शहर शहर मुजाहिरे। आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड बन गया। पीसीबी की गजब मैनेजमेंट का अजब फैसला, कप्तान बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को जबरदस्ती आराम करा दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज की कमान शादाब खान के पास, साइम अयूब, आजम खान, अम्माद यूसुफ और एहसानुल्लाह को मौका मिलेगा। चीन की कोशिशों से खित्ते का चैन लौट आया, सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात बहाल। मुस्लिम दुनिया के लिए बड़ी खबर है, क्या पाक भारत ताल्लुकात पर जमी बर्फ भी पिघलने वाली है? और ऑस्कर अवार्ड्स में मलाला की धूम, स्ट्रेंजर एट द गेट अवार्ड तो ना जीत सकी मलाला यूसुफजई ने शायकीन के दिल जरूर जीत लिए।
एक टॉप स्टोरी जो गुज़िश्ता रोज पूरे मुल्क में गूंज रही थी वो तोशाखाना की भी थी, उसको भी हम प्रोग्राम में आगे चल के कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तोशाखाना से लोगों ने फायदा उठाया है। एक गनमैन ने ओमेगा की घड़ी हासिल कर ली, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद मैं आज तक ओमेगा की घड़ी नहीं खरीद पाया, लेकिन एक गनमैन ने हासिल कर ली। ये सोचने का वक्त है कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है, जहां पर वैलेज, शोफर्स और अपर डिविजनल क्लर्क्स तोशाखाना से बड़ी बड़ी चीजें खरीद रहे हैं। मर्सिडीज बेंज 6 लाख में मिल जाती वो तो आप चले, आप बड़े लोगों की बातें करें ना, जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ साहब ने गाड़ियां ली, लेकिन सोचिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के क्लर्क, उनके गनमैन, उनके ड्राइवर लाखों मालियत की घड़ियां, ओमेगास, रोलेक्स, ये वो बड़े बड़े ब्रांड की घड़ियां लेके निकल पड़े। सैरिश हम पता नहीं जिंदगी में कब बना भी हम बात करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि 1988 से लेकर 1998 तक का रिकॉर्ड भी आना चाहिए था, फिर ज्यादा मजा आता। और ये रिकॉर्ड भी आना चाहिए था कि हमने कौन कौन से तोहफे दिए हैं। और दूसरे हमारे मुल्क के, कल मैं आपको बताऊं कि फवाद चौधरी साहब ने भी मुतालबा किया है कि मुल्क के दीगर इदारों में जो लोग हैं वो भी ओपनली बताएं कि वो कौन कौन से गिफ्ट्स लेते हैं। जामिया नईमिया है, बहुत मशहूर यहाँ पे मदरसा है, उन्होंने अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि ऐसा कानून बनाया जाए कि तोशाखाना को जिस तरह लूटा जा रहा है, खुदा रहा पाकिस्तान पे रहम खाइए। मुल्क के माशी हालात देखिए। तो तला इमरान खान ने फिर भी जो रेशियो है इसको 50% कर दिया है। क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि सारा रिकॉर्ड निकला है, नहीं तो ये आने वाले 100 सालों तक भी नहीं निकलता। अब हम टॉप ट्रेंड पे आते हैं जनाब। ट्विटर पर क्या चल रहा था, तो ट्विटर पे सबसे ज्यादा जिस इशू पर बात हुई वो बोल न्यूज था। ये ट्रेंड किया है गुज़श्ता रात से अब तक। इस टॉप ट्रेंड में बोल न्यूज शामिल है। ट्रेंड में अब तक सारिफीन बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज समाअत पर मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड पर सारिफीन अदालती फैसले से खफा नजर आ रहे हैं और हजारों लोगों ने इस पर ट्वीट किया है। यकीनन बोल न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग चैनल्स में से एक, और उनके चाहने वालों की तादाद भी कम नहीं, जो बोल को फॉलो करते हैं, जो बोल को अप्रिशिएट करते हैं, जो बोल की आवाज़ बनते हैं, और वो इस वक्त शुएब शेख के साथ खड़े हैं और इजहार यकजहती कर रहे हैं। और जनाब दूसरा जो हमारा ट्रेंड है वो है रिलीज शुएब शेख, और शुएब शेख को रिहा करो, ये ट्रेंड में शामिल है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से दहशत गर्दों वाले सलूक पर सारिफीन को चेयरमैन शुएब शेख के हक में सदा बुलंद करने लगे हैं और सोशल मीडिया सारिफीन ने शुएब शेख की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इस ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। यकीनन यकीनन, और आप जानती हैं सैरिश के सच और हक के साथ खड़ा होना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा जब सच और हक की बात होती है तो मैं अपने तीसरे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, जो करबला में हक और सच के साथ खड़े थे। सामने हज़ारों की फ़ौज थी, उस तरफ भी मुसलमान थे, इस तरफ भी मुसलमान थे। हैरत की बात यह है कि उनको नज़र ना आया ये जो 72-73 मुसलमान हैं, ये शहजादे हैं जन्नत के, और यकीनन ये रहमतुल्लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें हैं। तो इस आज भी दुनिया उसी हक व बातिल का सामना कर रही है। क़यामत तक की हक व बातिल की जंग जारी रहेगी और हर इंसान को इनफरादी तौर पर यह सोचना होगा कि किसके साथ खड़ा है। बिल्कुल तला, आपने बिल्कुल सही कहा है। और आई स्टैंड विद बोल न्यूज़ ये तीसरा ट्रेंड रहा है और सोशल मीडिया पर इस पर भी हजारों सारिफीन ने ट्वीट किया है। मुल्क भर में सहाफती तंजीमें शुएब शेख की गिरफ्तारी पर मुजाहरे भी कर रहे हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी ट्रेंड में पेश हैं। हजारों ट्वीट्स इस पर अब तक आ चुके हैं। जी, ये सारी सूरत हाल है तला, इतनी अजीब सिचुएशन है। मेरा ख्याल है ये केस भी ऐसा है कि जो बच्चे को समझ आ गया है। सेम एलिगेशन, सेम एक्यूज, सब कुछ एक जैसा। सिंध में उनको बरी कर दिया जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि 8 साल रगड़ा दिया गया। भाई क्यों दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? और तफ्तीशी अफसर कहता है कि उसको इल्म ही नहीं था कि ऑनलाइन एजुकेशन भी होती है। सैरिश हकीकत देखिए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट रहे थे पाकिस्तान के, 11.5 साल जेल गुजारी, लेकिन सदर बनने के बाद जेल के निज़ाम के लिए कोई कानून साजी, कोई इंसाफ के निज़ाम के लिए कोई कानून साजी नहीं की। हमारे तकरीबन सारे सियासतदान जो मशहूर हैं वो जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल्स को बेहतर करने के लिए, इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए वो पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं करते हैं। सिर्फ अपने लिए तोशाखाना से गिफ्ट्स निकालते हैं, अपने मफादात और एजेंडा के तहत कानून बनाते हैं, अवाम के लिए कोई कानून नहीं बनता। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें FI ऑफिस के बाहर से ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे अल्लाह दिता खान ने। उनसे जानते हैं कि क्या खबरें अंदर से आ रही हैं। अल्लाह दिता खान बताएगा, सबसे पहले जो सलूक रवा रखा गया था, खाना नहीं दिया जा रहा था, मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, सोने नहीं दिया जा रहा था, रात कैसी गुजरी है? शेख साहब की कुछ खबर अंदर से आई है? जी बिल्कुल, जिस तरह बोल को निशाना बनाया जा रहा है, इसी तरह को चेयरमैन शेख शुएब को भी निशाना बनाया जा रहा है, जो उन पर तशद्दुद किए जा रहे हैं। और जो उन्होंने कल अदालत में भी बताया
कि उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है और वो हॉस्पिटल में भी दाखिल नहीं होने दिया गया। मेडिकल की टीमें इधर आई, उन्होंने चेकअप किया, लेकिन FIA की जानिब से उनको हॉस्पिटल दाखिल नहीं कराने दिया गया। कल भी जज के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने यही बात की कि एक ऐसा कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मुझ पर तशद्दुद करवा रहा है, लेकिन वो अपना तशद्दुद कर लें, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम हक के साथ खड़े हैं। वही चीज़ अब भी नज़र आ रही है, क्योंकि 3 दिन का जिस्मानी रिमांड पहले दिया गया और 2 दिन का जिस्मानी रिमांड फिर कल दिया गया। अभी भी जिस्मानी रिमांड के ऊपर मौजूद हैं और 5 साल पहले जो केस बना, जिस ब्रिगेडियर के ज़रिए ये कहा जा रहा था कि ये पैसे देने का इल्ज़ाम है जज को, उसको नामजद नहीं किया गया। ये सारी बातें कल शेख शुएब ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कहीं। तो अब इसका मकसद यही है, जिस केस को 2015 से बनाया गया था, बोल को उस वक्त भी निशाना बनाने के लिए एग्जैक्ट को निशाना बनाया गया, सिंध हाई कोर्ट ने उस केस से बरी कर दिया, बाकी मुल्ज़मान सब बरी हो गए। लेकिन इसी केस में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने के लिए शेख शुएब बुध के रोज़ आ रहे थे तो उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से FIA ने गिरफ़्तार कर लिया। वाज़ेह सबको नज़र आ रहा है कि शेख शुएब को निशाना बनाया जा रहा है और वही सूरत हाल का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में भी हमें देखने में नज़र आई और अब जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है तो वो भी इसी चीज़ की कड़ी है। जैसे ही रिजेम चेंज हुई, हुकूमत चेंज हुई, तो उसके साथ ही शेख शुएब को और बोल को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले भी जो ये केस चलता रहा इसमें से FIA कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी। जो 2015 में केस बनाए गए थे, कराची में बनाए गए थे, इस्लामाबाद में बनाए गए थे, कोई सबूत उनके सामने नहीं आए और बोल को एक बार फिर निशाना बनाने के लिए, कुछ एंकर्स को निकालने के लिए, बोल पर दबाव बढ़ाने की तबीयत ठीक नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है, लेकिन उन्हें अस्पताल एडमिट नहीं कराया गया, ना वहां ले जाया गया है। अल्लाह देता खान आप हमारे साथ रहेगा। कल जो कुछ अदालत में हुआ, शुएब शेख का जुडिशल मजिस्ट्रेट से मुकालमा हुआ, कोई अपनी भड़ास निकालने के लिए मेरे साथ गैर इंसानी सलूक कर रहा है, मुझ पर तशद्दुद की इंतहा की गई है। मैंने तशद्दुद करने वालों से पूछा कि ऐसा तशद्दुद मुझसे पहले भी किसी पर किया, मुझे अस्पताल दाखिल कराने से इनकार कर दिया और उन पर उंगलियां उठेंगी, लेकिन मैं इस कौम को इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। शुएब शेख की जानिब से कहा गया है। इस वक्त हमें PTI के सीनियर रहनुमा हैं और गवर्नर सिंध रह चुके हैं, इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? एक शख्स को इलाज की जरूरत है, उसको अस्पताल दाखिल नहीं करवाया जाता, उस पर तशद्दुद किया जाता है, फिर वो कहते हैं कि जनाब अस्पताल दाखिल नहीं करवाना वरना पता चल जाएगा हमने क्या किया, हम पर उंगलियां उठेंगी। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? गुलामगिरी की इंतहा है और गुंडागर्दी चल रही है। जो जिसके पास पावर है बस वो रगड़ है दूसरे को। PDM की हुकूमत जो है ये फासिस्ट हुकूमत है, इन्होंने पहले भी कई बार ये काम किए हैं और ये एक्चुअली इनका मैटर ऑफ सर्वाइवल है। अगर ये शुएब शेख जैसे लोगों को अगर ये उठा के बंद नहीं करेंगे, उसकी जबान बंद नहीं करेंगे, बोल चैनल की जबान को ताला नहीं लगाएंगे, जो हक और सच लोगों को दिखा रहा है, तो फिर इनकी नफरतें लोगों में बढ़ती जाती हैं और लोग इनसे मजीद मुतनफर होते हैं। अगर ये समझते हैं ये सब करके ये कामयाब हो जाएंगे और लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे, तो ये जान लें कि ये लोगों से तो बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। इलेक्शन में ये जाना इसलिए नहीं चाहते कि समझते हैं कि वहाँ लोग इनको डंडे मारेंगे, जूते मारेंगे इनको। और बहरहाल लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम इस वक्त बोल TV कर रहा है और जो दीगर सहाफ़ी इस वक्त प्रेशर में है, जिनको निकालने के लिए बोल के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और जो कर रहा है वो काबिल सितारिश। बोल को आप क्या मशवरा देंगे इमरान इस्माइल साहब? व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट? क्या हम इमरान खान की बात करना छोड़ दें, उनकी खबर चलाना छोड़ दें, शहबाज शरीफ की तारीफें करें, सिर्फ उनकी खबरें चलाएं? बोल को तो मैं कहूँगा कि आप बार बार वो नजर सुनते रहे, बोल खिलाफ आजाद है तेरे, बोल जमा अब तक तेरी है, बोल के थोड़ा वक्त बहुत है, बोल के जहाँ अब तक तेरी है। सही। अब जो स्टैंड लिया है वो एक हक और सच पे स्टैंड लिया है और ये हक और सच का रास्ता वैसे ही मुश्किल होता है हमेशा। आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, जिसने भी हक और सच का रास्ता लिया है वो मुश्किल रास्ता है। खान साहब ने भी हक और सच का रास्ता अपनाया जो कि इंतहाई मुश्किल रास्ता है। आसान रास्ता भी उनके पास था, आपके पास भी आसान रास्ता, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जो सच की लड़ाई आप लड़ रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, ये इंशाल्लाह एक देरपा अमन और मुल्क के अंदर खुशहाली लाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। इमरान साहब, आपके ख्याल में ये क्या इस तरह रियासतें चलती हैं? क्या इस तरह आप किसी का मुंह बंद कर सकते हैं, इस तरह जुल्म कर सकते हैं? आखिर कब तक? इनको तारीख से सबक लेना चाहिए। बड़े बड़े जालिम हुक्मरान आए, बड़ी बड़ी उन्होंने जुल्म किए, उन्होंने समझा कि शायद सल्तनत इस तरह चलती रहेगी, वो नहीं चल सके।
तारीख ने भी उनका मुंह काला किया और हालात ने भी, और उन्होंने बड़ी जिल्लत देखी दुनिया में। और इंशाल्लाह ये भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ा नज़दीक है। 30 तारीख को इलेक्शन है पंजाब का, ये भी अब देख लेंगे अभी इंतजार क्या होना है। अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। लेट्स सी कि हमारे मुल्क में तब्दीली कब आएगी। ये हालात जो हैं अब तब्दीली का वक्त आ चुका है, और अभी भी तब्दीली ना आई तो मुल्क सियासी, मुआशी, मुआशरती तीनों तौर से मुश्किलात से घिरा हुआ है। मुल्क में एहतजाज जारी है, बोल के हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। लाहौर में खुर्रम मलिक मौजूद है हमारे साथ। खुर्रम, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त वहाँ? अच्छा, खुर्रम से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें हैं वो इस वक्त हम आवाज़ हैं, सब लोग एक होकर बात कर रहे हैं। शदीद अल्फाज में मजम्मत की जा रही है, और जो ये ओछत कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, उसकी पुरजोर मजम्मत की जा रही है, किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इस वक्त खुर्रम मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर वो हैं और क्या एहतजाज हो रहा है, कौन कर रहा है। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सरिश, बोल न्यूज़ के जो को चेयरमैन है शुएब शेख, उनको गिरफ्तार किया गया था और सहाफ़ियों पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, और सहाफ़ी बरादरी इस वक्त शदीद अल्फाज में जो है मजम्मत कर रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों पर जो है इस वक्त शुएब शेख की रिहाई के मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क गिर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त भी सहाफ़ी बरादरी यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है उल्फत मुगल साहब। उल्फत भाई, मुझे बताइएगा, आप भी सहाफ़त करते हैं, सहाफ़ियों को जबरी तशद्दुद किया जाता है, सहाफ़ियों को बंद किया जाता है, और हक और सच बोलने की कितनी बड़ी सजा दी जा रही है। देखिए जी, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है। आप सच की आवाज़ को दबाने के लिए, लोगों तक सच ना पहुँचे उस बात को रोकने के लिए आप इस तरह के इंतकामी हथकंडे और ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कब तक? हर हुकूमत अपने आने वाले वक्त जब उसके पास इक़्तिदार आता है तो फिर वो सच को दबाने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में शुएब शेख साहब की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है, और आपका जुर्म सिर्फ ये है कि आप बताएं कि हुकूमत बहुत अच्छा कर रही है, आप बताएं कि डॉलर 200 रुपये का हो गया है, तो फिर आप ठीक है। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपको जुल्म बर्दाश्त करना होगा। और मेरे ख्याल में जो जुल्म बर्दाश्त करता है, जो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज बड़े खुश और बड़ी अयाशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तारीख उन्हीं लोगों को याद रखती है जो जुल्म के सामने सीना सपर हो जाते हैं। मेरे ख्याल में ये आपकी रिकग्नाइजेशन है अवामी तौर पर कि आप लोगों वो जो आप लोग देखना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, आप वो दिखा रहे हैं। मुश्किल वक्त है, गुजर जाता है। हमेशा एक जगह कोई वक्त रुकता नहीं है, ना अच्छा रुकता है ना मुश्किल वक्त रुकता है। मेरे ख्याल में ये वक्त भी गुजर जाएगा, और आपको मेरे ख्याल में इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि आप सच दिखा रहे हैं, और सच दिखाने की यकीनन सज़ा तो मिलती है। ये हुक्मरानों की कमज़ोरी है, हर हाकिम की ये कमज़ोरी होती है। और मेरे ख्याल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है कि वो या तो इस तरह की अपना इक़्तिदार छोड़ दें, या फिर मियाँ साहब कल आप मीडिया की आज़ादी की बात नहीं कर सकेंगे। आप इस दौर में कैसे आवाज़ दबा सकते हैं, कैसे सच को आप दबा सकते हैं? आज डिजिटलाइजेशन का दौर है, आज ई वर्ड है, दुनिया आपके पॉकेट में घूम रही है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को होश से नाखन लेने चाहिए, और हर हुकूमत जिसने मीडिया से टक्कर ली, तारीख देख ले, वो ख़त्म हुई है। आज आपकी अवामी मकबूलियत ज़ीरो हो गई है। तो भाई हम थोड़ी कर सकते हैं, आप सियासत करें, हमें जर्नलिज्म करने दें। एडिटोरियल पॉलिसी क्या होगी, ये हमारा हक है। सियासत आपकी पॉलिसी है, आप अपना इंतखाबी मंशूर दे के लोगों को अपनी तरफ माइल करें। हमने एडिटोरियल पॉलिसी देनी, और मेरा काम है कि मैं जितनी चाहे मुश्किल से गुजरूँ, मैंने सड़क पर पैदल चलने वाले लोग शख्स को मैंने सच बताना है। वो देख रहा है, वो मीडिया ही उसकी आखिरी उम्मीद है। आज आप कहीं चले जाए, कोई मजबूर, कोई महकूम, जुल्म से सताया हुआ इंसान कहाँ जाता है? और वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि शदीद एहतजाज हो रहा है, और यही कहा जा रहा है कि ये जो कुछ किया जा रहा है बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और इनको चाहिए कि ये बाज आ जाएं, और पता नहीं कब ये बाज आएंगे। सर, शुएब शेख के साथ ये हो रहा है, तो सोचिए कि आम आदमी के साथ पाकिस्तान में क्या होता होगा। एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हो जाए तलहा के फेवरेट स्पोर्ट्स गेम की, वो है क्रिकेट। और क्रिकेट में हम देख रहे हैं सॉरी कौमी टीम में अहम तरीन तब्दीलियां करने की बात हो रही है। बोले ना पीछे वाली स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, समझ जाइएगा। ओके कंटिन्यू सर। अच्छा जनाब, बाबर आजम की जगह पर शादाब खान आ रहे हैं जनाब। और नहीं, ये झूठी खबर नहीं, ये सच्ची खबर है और मैं क्यों झूठ बोलूंगी जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें शादाब खान को कैप्टन मुकर्रर किया है। साथ साथ नाज़िम सेठी का यह भी कहना था कि बाबर हमारा बेहतरीन कैप्टन है, वो टीम के कैप्टन बरकरार हैं, जिस दिन वो कहेंगे उस पर उनकी कप्तानी का फैसला करेंगे। हमारे सीनियर्स खिलाड़ियों को कोई खतरा नहीं, उनकी जगह पक्की है। इसी पर बात करते हैं जनाब। साबिक क्रिकेटर साजिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे ये बात करूंगी, ये जो अभी मैंने खबर शेयर की है कि हमारे सीनियर प्लेयर्स पक्के हैं, यानी कि ये डाउट था कि उनको कोई इनसिक्योरिटी ना हो नए प्लेयर्स के आने से, लिहाजा उनको पहले ये कॉन्फिडेंस दे दिया जाए कि आप पक्के हैं, फिक्र ना करें, बाकियों को मौका दें। ये क्या चल रहा है? बहुत शुक्रिया शहरीज, आपको तला जतोई भाई को बहुत बहुत सलाम। बहुत प्यारी आपने यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों के साथ खुला मैरिज का कत्ल किया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में कैप्टन है, 70 मैच उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जीता है। और मौजूदा चेयरमैन चिड़ियाला बाबर ने अपनी यकीनी तौर पर साफत की चाल चली है, जिससे अब कहते हैं क्रिकेट का मैरिज का कदम ठीक है, नौजवान खिलाड़ियों को टीम में लेके जाएं। आखिर 1:30 बजे आप क्यों ट्वीट करते हैं शाहनशाह अफरीदी साहब, बाबर आजम साहब, रिजवान साहब और पाकिस्तान का फ्लैग उनके साथ होता है। और रिजवान और शाहनशाह अफरीदी को कप्तान जब उन्होंने क्यों बना किया, और यकीनी तौर पर शादाब जो पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान थे, उनको 1:30-2 बजे फ़ोन करके क्यों बोला कप्तान है। तो यहाँ तो वही खिचड़ी बच चुकी है। और मैं आपको शहरी और तला जो तो भाई 90 का दौर याद करते चलूँ, 90 का दौर दोबारा प्लेयर पावर प्लेयर बगावत जिस तरह मुझे नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है। और ये नजम सेठी साहब जागने के बाद जो उन्होंने क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ, मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा खिलाड़ी खेला है, और ख़ासतौर में बाबर के लिए ज़रूर कहूँगा, बाबर को आप कप्तान रखते हैं। रिजवान ठीक है विकेट कीपर बैट्समैन है, उसको आप रेस्ट करा देते, मगर बाबर को रेस्ट कराने का मतलब ये है कहीं ना कहीं बाबर एक पाउंड में कप्तान नजर नहीं आएगा। यकीनी तौर पर अफगानिस्तान के खिलाफ आपने ठीक है, आजम खान मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, और शाही जो मोस्ट टैलेंटेड है, हारिस मोस्ट टैलेंटेड है, जमान खान की बात करूँ, बहुत से ऐसे क्रिकेटर को मौका। ठीक है, अच्छा साजिद साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी ये जो चेंजेस किए गए हैं, वैसे आप इनको किस तरह देख रहे हैं? शादाब कैप्टनसी कर रहे हैं इस सीरीज में, और 5 खिलाड़ी जिन्हें रेस्ट कराया गया, उनकी जगह पर जूनियर्स को मौका दे दे रहे, आपके ख्याल में ठीक किया गया? शहरी जिस तरह हम और आप यकीनी तौर पर बोल नहीं चल रहा, स्पोर्ट्स पे बाजी ले जाता है। देखें, आपने रेस्ट कराना तो नसीम को रेस्ट कराते, इफ्तिखार को रेस्ट कराते, नवाज को रेस्ट कराते, उनको क्यों आपने सिलेक्ट किया? उनकी कारकर्दगी क्या है पाकिस्तान? अब ठीक है, अब मेरी जो जराए बताते हैं, माद वसीम कप्तान कन्नौज से रह गया, मगर शादाब तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के आया। और शादाब की जितनी भी तारीफ की जाए, उसका कसूर ये वो सब्बिर मुश्ताक जो पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन कोच है, उसका दामाद बन गया। और सब्बिर मुश्ताक को हटाने की वजह क्या? मोहम्मद यूसुफ जो कंटिन्यू बैटिंग कंसल्टेंट है, सब्बिर मुश्ताक को हटाने की वजह क्या है? पहले तो मुझे ये बताइए, नए लड़कों की जहाँ तक मैंने बात की है, आजम खान मोस्ट टैलेंटेड अपकमिंग फ्यूचर है पाकिस्तान का, साहिया अपकमिंग है, टैलेंटेड है, अब्दुल्ला शफीक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। आप मुझे बताइए फकर को क्यों ड्रॉप किया? ये मुझे बताइए प्लेयर पावर है या नहीं है? ये जो पहले से जो चीज खिचड़ी पकड़ी, शान मसूद का क्या काम है मुझे बताइए? 2020 में तला जतोई साहब मुझे बताइए, शान मसूद साहब को पहले आप ODI में रख देते हैं, वाइस कप्तान बना देते हैं, उसके बाद प्रेशर आप पर आता है, उसको आप खिलाते नहीं है। फिर इस तरह प्लेयर पावर से तो ये साबित हो गया है आपने जाके जंग लड़नी है 2023। साजिद भाई इससे वाजे हो गया, साजिद भाई इससे वाजे हो गया कि हमारे क्रिकेट में अंदरूने जो मामलात हैं वो दरहम भरम हो चुके हैं, और बैरूने जो मामलात हैं वो भी दरहम भरम हो चुके हैं। पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि आप देखिए, हम हमेशा से कहते हैं ना, ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, इस वक्त इंडियन जो उनकी डोमिनेशन है क्रिकेट वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा है, हर जगह उनकी बात चलती है। और इस वक्त गुज़िश्ता रोज भी नजम सेठी चेयरमैन PCB ने यही बोला कि गवर्नमेंट फैसला करेगी कि अगर इंडिया वाले आए हमारे पास खेलने के लिए तो हम जाएंगे उनके पास खेलने के लिए वर्ल्ड कप। अगर पाकिस्तान जैसी टीम वर्ल्ड कप ना खेले तो यकीनन बहुत सारे क्रिकेट शौकीन का भी दिल टूटेगा, आपका मेरा भी दिल टूटेगा। क्या कहते हैं सिचुएशन पे सर आप?
देखिए, सबसे पहले मैं पाक फौज को क्रेडिट दूंगा। हमारे मुल्क में स्कूल की जो बहाल हुई है तमाम पाक फौज का क्रेडिट जाता है और पाक फौज यकीनी तौर पर चाहेगी। पाक फौज के हमारे सिपाही जो क्रिकेटर हैं इंडिया में जाके जंग जीतेंगे। तो ये चीज़ तो मौजूदा चेयरमैन साहब को सोच लेना चाहिए। यकीनी तौर पर जो चीज़ हमारे मुल्क में क्रिकेट की बहाली में पाक फौज ने काम किया उसको सराहना चाहिए। यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत भी यही नहीं चाहेगी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने ना जाए। ये ICC का इवेंट होता है 75 से लेकर 2023 में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस क्यों होते हैं? यकीनी तौर पर होते हैं। पूरी दुनिया उसकी हाइट इतनी बढ़ी जाती है, उसकी मैच देखे जाते हैं और इंडिया पाकिस्तान एक पोल में क्यों होता है? तो ये चीज़ को भी आके बताना जरूरी है। और जो ICC को 90% जो इंडिया चला रहा है उससे हम बहुत आगे जाने के लिए हमें अपनी लॉबी बनानी चाहिए। मौजूदा चेयरमैन साहब को सियासत से दूर होके अभी तक तो आपको कोच डिसाइड नहीं हुआ हमने और आपने खबर ब्रेक की थी। और दूसरा तला जतोई साहब, आपको शहरीज को मुझे मुबारक हो, 27 मैच के बाद जाके पाकिस्तान स्टेट बैंक ने स्टैंड लिया है। जो मैच फिक्सिंग की बात की जा रही थी, लोगों की बात की जाती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेट बैंक ने स्टेप लिया है। तो 27 मैचों में साफ कौन देगा? सही सर, शाहिद आफरीदी ने भी स्टेप लिया, उन्होंने वो शर्ट पहनने से मना कर दिया जिसपे जुए की कंपनी की ऐड थी। तो देखे ना, शाहिद आफरीदी एक ब्रांड है, समझदार आदमी, जो भी समझदार आदमी वो ये शर्ट क्यों पहनेगा? देखें, ये चीज जो गलत है वो गलत है। आपने आवाज उठाई, हमने आपको डंके की चोट पे कहा था, दूसरे चैनल कोई आवाज नहीं उठाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच साजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर बात उठाते रहेंगे खेल के लिए, क्रिकेट के लिए, ताकि कम से कम क्रिकेट को तो जुए से पाक करें। बिल्कुल। अब एक और बहुत अहम मामला है और एक अच्छी खबर है जो कि नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आलम इस्लाम के लिए सबसे बड़ी और अहम खबर है कि दुनिया के 2 बड़े इस्लामी ममालिक सऊदी अरब और ईरान अब ना सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गए हैं बल्कि सिफारती रवाबित भी बहाल हो गए हैं। और इस अहम डेवलपमेंट ने दुनिया को हैरान कर दिया है, जबकि इस्राएली मीडिया इस अमन मुज़ाकरात को अपनी नाकामी करार दे रहा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन का कहना है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे से यमन में जंग के खात्मे और तनाज़े के सियासी हल की राह हमवार होगी। और इसी पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सफीर जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय क्वेश्चन टू यू इज सर, कि वो कहते हैं डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे आर हैच्ड। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि दुनिया पहले से ही समझ रही है कि बहुत कुछ अचीव हो गया है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बहुत कुछ करना अभी बाकी है। जमील साहब जी हाँ, देखें, पसे पर्दा यानी कि बैकडोर चैनल से बहुत काम हो रहे होते हैं। अभी ये पहला ब्रेक थ्रू है और अच्छा ब्रेक थ्रू है और उसकी वजूहात हैं। वजूहात मैं बताता हूँ आपको चंद लम्हों में। बट बेसिकली देयर हैज टू बी अ बैकग्राउंड। सऊदी अरेबिया वंस इट वाज अटैक्ड in 2019 and UAE once it was attacked in 2021. So at that time they were expecting a military response from the US and its allies towards Iran. That didn't happen for a variety of reasons. आपके पास टाइम कम है इसलिए उसको ज्यादा डायलेट करते हैं। लेकिन एक वहां फिर दूसरा, जब ऑयल पे पाबंदी लगाना शुरू की, प्रोडक्शन पे के प्रोडक्शन को कट करें पिछले साल, तो उस वक्त सऊदी अरब के थोड़े से मामलात इतने अच्छे नहीं रहे और भरोसा, ट्रस्ट का जो लेवल था उस पर कम हुआ। लेकिन क्या यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता है कि वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, क्या उससे विड्रॉ हो गया है? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। वो अपने उस मिशन पे कायम दायम रहेगा। लेकिन चाइना की अपनी डिप्लोमेटिक पॉलिसी इतनी सटल किस्म की है, जैसे चाइना इकोनॉमिक अपनी प्रोग्रेस उसने बहुत ही आराम से आहिस्ता पूरी दुनिया में की। 2015 से BRI भी ले आया, उससे पहले से काम कर रहा है। तो जो इस वक्त सऊदी अरब में इस वक्त चाइना की इंग्रेस है, उसके पीछे रशिया की पहली दफा मिडिल ईस्ट में आमद है, मेडिटेरेनियन सी में अपने बहरे बेड़े के साथ, जो कि तकरीबन 40 साल के बाद, 35 साल के बाद ये हुआ। तो खित्ते में बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं। जब सऊदी अरब ने देखा कि ईरान जिस मकसद को हासिल करना चाहता था, जैसी PO की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि न्यूक्लियर अकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि P+5 जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे वैसे आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ जमील साहब कि आप सब लोग ये जानते हैं, सारे माहिरीन भी ये कहते हैं कि सऊदी अरब, ऑफ कोर्स सऊदी अरब इजराइल का बहुत खास दोस्त है, पड़ोसी है। नियोम सिटी जो नया शहर बन रहा है $500 बिलियन का, वो भी इजराइल बॉर्डर के ऊपर बन रहा है। अब कहते ये थे लोग कि क्योंकि इजराइल इज सो क्लोज टू सऊदी अरब, तो सऊदी अरब इसीलिए ईरान के ऊपर इतना प्रेशर डालता है। क्या आप समझते हैं कि इजराइल ईरान को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सका, इसीलिए अब स्ट्रेटजी या प्लान बी की तरफ जा रहे हैं?
नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले दिनों इजराइल ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, जो तारीख की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो ईरान के खिलाफ की थी उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके। उसके बावजूद मामलात जो वो चाहते थे जिस तरीके से, उस तरह वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता था कि वो एक्सरसाइज इसलिए की थी कि ईरान को न्यूट्रलाइज करें, यानी कि उनकी इनरिचमेंट प्रोग्राम को इसी तरीके से तबाह करें या खत्म करें। लेकिन वो मुमकिन नहीं था, टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। जब ये सारी बातें हो गई और सऊदी अरब ने देखा कि अब अगर ऐसा नहीं है, और चाइना एक ऐसा नया प्लेयर बन के आया है जो ईरान को जो अमेरिका सऊदी अरब के मफाद के बरखिलाफ नहीं जाने देगा, ये तासुरात जब होते हैं तब इस किस्म की मामलात आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जमील साहब, अब इसके अब असरात क्या देख रहे हैं खित्ते में? इसके असरात क्या हैं पाकिस्तान के लिए? किस लिहाज से अच्छा हो सकता है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। बहुत खुशगवार, लेकिन डिपेंड करता है कि खित्ते के ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान, अपनी सफारतकारी से इस मामले को किस तरह लेके चलता है। पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन मरहला था कि वो बैलेंस कर सके। अब ये बैलेंस उनको प्लेट में मिल गई है होके सऊदी अरब और ईरान की। लिहाजा ईरान के साथ हमें अपने ताल्लुकात जो थोड़े से कभी कभी मध्यम हो गए थे, उसको बड़ी जल्दी बेहतर करना चाहिए। और चाइना की और जो ईरान में इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट में हमें शामिल होना चाहिए। मेरी मुराद है जियोपॉलिटिकल और साथ साथ इकोनॉमिक तो इंटरेस्ट अभी में। आपके ख्याल में इस ब्लॉक में क्या सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है ये चीन के साथ? नहीं, सऊदी अरब तो देखें शामिल इकोनॉमिकली हो गया, और अब जब चीन ने इसको मीडिएट किया है तो सऊदी अरब ने बैकडोर चैनल से कुछ तो गारंटी ली होगी ना। उसके बगैर तो सऊदी अरब उस मामले में, और फिर अमेरिका ने इसको क्यों बर्दाश्त किया है? ये एक एनर्जी का कॉरिडोर है पूरे दुनिया का। अगर ये चपखलिश बढ़ती और ये हिद्दत बढ़ती और ये लड़ाई हो जाती तो दुनिया का 50% एनर्जी यानी दुनिया बैठ जाती। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, या अमेरिकन अलाइज या यूरोपियन, कि किसी तरह ये एनर्जी कॉरिडोर बंद हो जाए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जंग की वजह से। तो इस वक्त मौजूदा हालात में ये विन विन सिचुएशन, क्योंकि वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो विन विन सिचुएशन के तहत उन्होंने ये सारे मामलात को तय करने की कोशिश की, जिसमें कि पाकिस्तान के लिए उभरते मंजरनामे में SCO के तहत ये मामला काफी बेहतर पाकिस्तान अपने हक में कर सकता है। अगर टाइम है तो मैं मजीद डिस्क्राइब कर जमील साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, प्लीज सर, सॉरी टू इंटरप्ट माजरत के साथ। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज कि हम ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात रखे हुए हैं, क्या वो हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी है या फेलियर है, एक फियास्को है? क्योंकि हम ईरान से बिजली तो खरीद सकते हैं ऑफिशियली, लेकिन सर पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं। वो अनऑफिशियली खरीदते हैं, स्मगल कराते हैं पूरे पाकिस्तान में, ताकि हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान हो, मुल्क को भी नुकसान हो। महंगा पेट्रोल भी गरीब आदमी खरीदे। सस्ता पेट्रोल खरीदने के लिए आपको थोड़ा हब की तरफ, कराची से 2 घंटा दूर जाना होगा, वहां आपको 70-80 रुपए लीटर मिल जाएगा। तो ये कैसी हमारी डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी, कुछ बताएंगे जमील साहब? देखिए, इसमें ईरान का कसूर या पाकिस्तान का कसूर इतना है कि पाकिस्तान, जिस तरह इंडिया ने एग्जेम्पशन ली है, ट्रेजरी एक्ट जो अमेरिका का है, सैंक्शन जो लगे हुए हैं, उससे ट्रेजरी एक्ट का उनका एक है, उसका नंबर 87 या इस तरह है, तो उसके तहत उन्होंने एग्जेम्पशन ली है इंडिया ने। हमें चाहिए था कि अमेरिका हमारे से जब भी पिंगे बढ़ाता है या जब भी हमारे साथ ताल्लुकात को हम उनसे रखना चाहते हैं, तो उसमें साथ साथ हमें ये रखना चाहिए कि अगर आप इंडिया को दे सकते हैं कि ये सैंक्शन की, तो हमें भी दे दें, तो ऑयल हम भी ले सकते हैं। तो एग्जाम्पशन की बात दरअसल सैंक्शन की बात थी, जिसकी वजह से ये मामला है। मेरा इंडिया खुश हो रहा होगा, उदास हो रहा होगा इस सारी सूरत-ए-हाल पे? आगे जाके इंडिया दिल में बहुत खुश हो रहा होगा। इस वक्त उदासी अपनी कहीं भी जाहिर नहीं करेगा, इसलिए कि ईरान के साथ इंडिया के बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, हमसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। ईरान अंदर से खुश हो रहा होगा, अमेरिका को नाराज नहीं करेगा, जाहिरी तौर पर वो खुशी का इजहार नहीं करेगा, आगे जाके बहुत फायदा उठाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हाल पर आपने बड़ी प्रॉपर एक कहते हैं ना कि एनालिसिस उन्होंने दिया है कि समझ आ जाए समझने वालों को कि आखिर ये गेम चल क्या रहा है। तो जनाब एक ब्रेक ले लेते हैं तला, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। राइट, अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट हीरो पाकिस्तानी। मुलाकात करवाते हैं आपके हैदराबाद के एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि है बड़ा कमाल मुसव्वरी में और उनकी महारत देखने से ताल्लुक रखती है। नौरोज बहुत जल्दी सैरिश का स्केच बनाकर ही भेजेंगे हमें।
ये तला ने कह दिया, वेरी इम्प्रेसिव माशाल्लाह। और वेलकम टू आवर शो नौरोज। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये फन मुसव्वरी का शौक आपको बचपन से ही था या कहीं से आपको ये मतलब लग गई, हवा के साथ बीमारी आ गई, वायरल फ्लू की तरह? किस तरह इस सफर की शुरुआत हुई है? जी देखें, इस चीज़ का जो शौक़ है वो मुझे बचपन से भी था और मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया, लेकिन मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद ये हुआ कि जो शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं नेवटेक के, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, तो वहाँ से मैंने 6 महीने का शॉर्ट कोर्स किया था। उसके बाद जब हमारे मुल्क में कोविड का दौरानिया आ गया 2K19 और 2K20 में, तो उस वक़्त मैंने यही किया कि मेरी यूनिवर्सिटी भी बंद थी और हर तरह का काम बंद था, तो मैंने सोचा कि ये टाइम ज़ाया करने की बजाय क्यों ना मैं किसी ऐसे काम में दूं जो मुस्तकबिल में भी मुझे काम आ सके। उसके बाद मैंने यही किया, फेसबुक पे कुछ ऐसे दोस्त बनाए जो आर्टिस्ट थे। उसके अलावा मैंने यूट्यूब को भी इस्तेमाल किया, वहाँ से मैंने मुख्तलिफ आर्टिस्ट की वीडियोस देखी कि वो किस तरीके से आर्ट करते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसको कंटिन्यू रखा। अच्छा नौरोज, दोनों स्केच करना काफ़ी मुनफरिद है। अक्सर हम देखते हैं कि शेड्स का, कलर क्रिएशन को ख्याल इसका रखना पड़ता है, मगर दोनों हाथों से अब ये स्केच आप किस तरह से बना लेते हैं? बैलेंस आप कैसे करते हैं, ये बताइएगा। जी अगर देखा जाए तो ये दोनों हाथों से स्केच करना तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है और परेशानियां तो हर नई चीज़ करने में आती है और मुझे भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी, लेकिन ये है कि इंसान अपनी गलतियों से ही आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। 2 स्केच बनाना काफ़ी मुश्किल होता है एट अ टाइम, क्योंकि हमें जो हमारे दोनों स्केचेस हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है और दूसरी तरफ दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ता है। कहीं अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो हमारा क्या होता है, हमारे दोनों स्केचेस ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि माइंड को पूरा एक्टिव रखना पड़ता है, आपका जो विजन हो वो भी सिर्फ आपके आर्ट वर्क तक ही रहे तो अच्छा है। अगर ज़रा सा भी हमारा जो माइंड है वो अगर इधर उधर होता है तो पूरा वो जो हमारा सुना है आप इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं और उनका एक आप ही बनाया है, उसके बारे में बताइए। मुलाकात हुई आपकी खान से? नहीं जी देखें, इमरान खान जो है वो एक हमारे कौमी हीरो भी हैं पाकिस्तान के। वो वाहिद कप्तान थे जिन्होंने हमें 92 में वर्ल्ड कप जितवाया। उसके अलावा एक पॉलिटिशियन तो ये बाद में बने, लेकिन जब ये क्रिकेटर थे मैं तब से उन्हें जानता हूँ। और हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो जिसका स्केच बना रहा है अगर उस तक पहुँच जाए तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर मैं ये तोहफा इमरान खान को अपने हाथों से जाके दूं तो ये मेरे लिए एक फख्र की बात है। अगर हम की बात की जाए तो फन मुसव्वरी में यंग आर्टिस्ट को इतना खास रिस्पांस नहीं मिलता। आप खुद आर्टिस्ट हैं तो लोगों का इस हवाले से क्या रिस्पांस आपको मिलता है? क्या मेहनत की पूरी उजरत आपको मिलती है या फिर इसमें भी कमी का सामना करना पड़ता है आप? जी अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में ज़्यादातर उन्हीं आर्टिस्ट को देखा जाता है जो ऑलरेडी फेमस हैं, जिनका गैलरीज तक नाम पहुंच चुका है, ज़्यादातर उनको ही देखा जाता है। लेकिन एक यंग आर्टिस्ट को कोई तवज्जो नहीं दी जाती और ना ही हमारे मुल्क में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो आगे आ सकें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकें। तो मेरी एक ये भी राय है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे यंग आर्टिस्ट को भी मौका मिल सके गैलरीज तक जाने का। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ना सिर्फ आर्ट के अंदर बल्कि दूसरी चीज़ों में भी बहुत से हमारे पाकिस्तान में स्किलफुल पर्सन है। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, हमारा प्लेटफॉर्म है आपके लिए अवेलेबल और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट, खेल खिलाड़ी सबको ये प्लेटफॉर्म दिया जाए, अवेलेबल किया जाए। एनी लास्ट वर्ड्स नौरोज, कोई पैगाम देना चाहेंगे कौम के लिए? जी देखें मेरा नाजरीन से भी और हमारी नौजवान नस्ल से भी यही पैगाम है कि अगर देखें तो हम अपना कितना वक्त आजकल ज़ाया कर रहे हैं। जो भी हमें फारिग वक्त मिलता है हम क्या करते हैं, अक्सर मोबाइल को देते हैं या किसी चाय के होटल पे बैठ जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि यही अगर हम अपना कीमती वक्त किसी ऐसे काम को दें जो मुस्तकबिल में हमारे लिए भी काम आ सके और हमारी नौजवान नस्ल के लिए भी फ़ायदेमंद हो,
तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है। बड़ी अच्छी बात आपने की है, बड़ा अच्छा मशवरा, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त में दिया। और नौजवानों को बिल्कुल ही चाहिए गैजेट से बाहर निकले जनाब, छोड़ दें इसको, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, फ़ायदा इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो अपना टाइम है वो कोशिश करें। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी में हर चीज़ लौट कर आएगी, नहीं आएगा तो वक्त लौट कर नहीं आएगा। इस वक्त की कदर सीखे। मेरी नज़र में अल्लाह ताला ने जो 5 वक्त नमाज का हमें सिस्टम दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकें और पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें, टाइम ज़ाया करना छोड़ दीजिए। और बिल्कुल जनाब, जान है तो जहान है, वक्त बचाएं मोबाइल से और अपनी सेहत का ख्याल रखें, आसपास वालों की सेहत पर भी तवज्जो दें। हेल्थ इश्यूज में आज हम कुछ बात करते हैं गुर्दों के अमराज के हवाले से। अक्सर ऐसा होता है कि हम गुर्दों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते और बाद में ये मरज़ जानलेवा साबित होता है। तला जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब इलाज शुरू किया जाता है। शायद यही वजह है कि पिछले चंद सालों में गुर्दों के मरीजों की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। यकीनन इस पर बात होगी SIUT के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर साजिद भट्टी के साथ। डॉक्टर साजिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताएगा कि गुर्दों की बीमारी के असरात क्या हैं? क्या हमारी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है? आजकल गुर्दों की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, वजह इसकी क्या है? अगर वैसे ये सवाल तकरीबन हर साल किया जाता है और कि जनाब क्यों बढ़ती जा रही हैं। अभी भी जो कोई आपने बोला कि ईटिंग हैबिट है, इंसिडेंस है इंक्रीजिंग इलनेस का, वो तमाम बिल्कुल फैक्टर मौजूद हैं कि हमारी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, हम एक्सरसाइज अच्छी नहीं करते, हम अपनी जो क्रॉनिक इलनेस है जैसे आपने बताया डायबिटीज़ है उसका इंसिडेंस है, और ख़ास तौर पे अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस हाइपरटेंशन के साथ हो तो इंसिडेंस और ऑफ किडनी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ हो जाता है बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ। अगर आज से 5 साल पहले 30% ऑफ डायबिटिक पेशेंट थे जिनको के किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें से मोर देन 50% पेशेंट वो होते हैं जिनको किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। जो इंसिडेंस के बढ़ने की रफ्तार है दैट रोज टू 35% इन लास्ट 5 years। अगर हम इस तरह से देखें तो 2040 तक किडनी फेलियर चाहे वो किसी भी वजह से हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस द लीडिंग कॉज एल्सवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो है तो वो नंबर 5 पे चला जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। प्यार करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि वो फ्रेंडली मील्स कौन से हैं जो कि हमें अपनी रूटीन में लाजमी शामिल करने ताकि हम अपने गुर्दों का ख्याल रख सकें। देखें बेसिकली कोई भी मील जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट इवेंचुअली वो शुगर के लेवल को बढ़ाते हैं। प्रोटीन है उसका इनटेक जो है वो हमें प्रोटीन मीट से भी आता है, वेजिटेबल प्रोटीन भी होते हैं। कहा यह जाता है वेजिटेबल प्रोटीन आर मोर फेवरेबल फॉर योर हेल्थ एज़ कम्पेयर टू द एनिमल प्रोटीन्स। फैट्स ऑब्वियसली वो भी मैंडेटरी हैं बॉडी के लिए, वाइटामिन भी बहुत ज़रूरी हैं। एक अवेयरनेस की बात है। अब हम अगर पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो एक बहुत मैं रूटीन सी बात करता हूँ, पावर्टी है। पावर्टी डज़ नॉट ऑलवेज मीन्स कि जनाब आप एबनॉर्मल फूड लें, आप कम लें। अगर दाल रोटी भी आप खा रहे हैं या आप कोई छोटी मोटे कार्बोहाइड्रेट चावल खा लेते हैं तो आप हमारी डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास पानी पीने का टाइम नहीं है। जब हम पानी कम पीते हैं हमारी किडनीज में स्टोन बनते हैं जिससे हमारे किडनी के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल में ये भी एक वजह है, हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए? ऑब्वियसली पानी कम पीना 2 लीटर्स आप कह रही हैं ठीक है, लेकिन पानी सिर्फ कम पीना स्टोन की वजूहत नहीं होती। आपको शायद हैरत होगी, बच्चे स्टोन के साथ पैदा होते हैं। देयर इज़ अ प्लेस इन द पाकिस्तान विच इज़ कॉल्ड स्टोन बेल्ट जो कि अपर सिंध एंड लोअर पंजाब यानी साउथ पंजाब से ताल्लुक़ है। अगर हम वहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशन देखें तो वहाँ पे ओवरऑल पावर्टी ज़्यादा है, क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड एक्सेस टू द प्रॉपर वाटर इज़ लेस इन दैट एरिया, जो कि ज़्यादातर आपको माइनिंग से जो पानी आता है वो यूज़ किया जाता है। इंटर मैरिजेस बहुत हैं तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड जो बच्चे हैं वो दे बॉर्न विद द स्टोन्स एक्चुअली। तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो हैं जिसके अंदर क्लाइमेट, पुअर एक्सेस टू द क्लीन वाटर
इंटर मैरिजेस और की डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है, जो भी आपको हासिल है आप सिर्फ वो ले रहे हैं, तो वो ये तमाम वजूहत ऐसी हैं जिसके अंदर स्टोन एक आदमी को तमाम गुर्दे की बीमारियों में पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया जाता, लेकिन ऑब्वियसली जिनको रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं या जिनको स्टोन है उनको हम कहते हैं कि एटलीस्ट 3 लीटर पानी पिएं या इस तरह से पानी पिएं कि आपका यूरिन का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो पेल या येलो नहीं होना चाहिए, जो कि इंडिकेट करता है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है। तो ये एक सिंपल सा है कि अगर यूरिन ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, अच्छा डॉक्टर तो साहब, आप हाउ कैन वी किडनीज, आप कोई लास्ट ऐसा मैसेज देंगे कि लोग किस तरह से अपने गुर्दों का ख्याल रखें, क्योंकि अभी आलमी गुर्दों का दिन गुजरा भी है। एक बहुत मशहूर सी थीम है या मुहावरा है, क्या कहेंगे उसे, कि एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। ये इतना एक आम तो है लेकिन लोग इसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में जाके देखें ना, तो आप जब एक दफ़ा पास हो चुके होते हैं ना एहतियात के लेवल से, देन यू हैव लॉट ऑफ रिग्रेट्स। आप जो हमारे पास इस वक्त तकरीबन हम रोज़ाना 1800 डायलिसिस सेशन करते हैं थ्रू आउट द सिंध, हमारे जो मुख्तलिफ सेंटर्स हैं। मैं सक्कर का जो हमारा बड़ा अस्पताल है उसके अलावा बात कर रहा हूँ। उसमें जो पेशेंट आते हैं उसके अंदर हर साइज़ का पेशेंट है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे, 80 साल का आदमी भी है। ऑब्वियसली वो एक इलाज के साथ बेहतर ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं जिसके दाम से वो लाए गए थे। लेकिन अगर उनसे पूछेंगे अगर आपने एहतियात कर ली होती तो क्या होता, तो जो है अगर शुगर का कंट्रोल अच्छा रखते, हम ब्लड प्रेशर की गोलियाँ खाते, अगर हम इधर उधर जो हर्बल मेडिकेशन होती है ना, ओवर द काउंटर जो पेन किलर्स लोग ले लेते हैं बगैर सोचे समझे, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग यानी कि गुर्दे की बीमारियों में जिनको अवॉइड करना चाहिए। इवन हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो दवाएं दे देते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देखते कि इन दवाओं देने से हमें किडनी के ऊपर असर आ सकते हैं। तो हम पेशेंट को दोबारा कॉल करके कम से कम बताएं कि गो फॉर दिस सिंपल टेस्ट और हमें एक दफ़ा फॉलोअप पे दिखा दें। अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन रिप्लेस द मेडिकेशन विद सम अदर सेफ मेडिकेशंस। तो इन चीज़ों का ख्याल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद भट्टी, आपने अपना कीमती बहुत मुफीद मशवरे आपने लोगों को दिए कि वो किस तरह अपने गुर्दे बचा सकते हैं। और गुर्दों का जिक्र आ रहा है तो यकीनन हमें डॉक्टर अदीब रिजवी को सलाम पेश करना चाहिए, SIUT को सलाम पेश करना चाहिए, जो मुसलसल सुबह शाम रात पाकिस्तानियों की खिदमत में मसरूफ है, हम वक्त मसरूफ है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अदीब रिजवी एंड डॉक्टर भट्टी फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स। मौसम की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो गर्मी के 27 शहरियों के लिए महकमा मौसमियात ने अच्छी खबर सुना दी है। मुल्क भर में कल से बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। 15 मार्च से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। कराची वाले ज्यादा खुश ना हो तो अच्छा होगा, जबकि इस दौरान बेशतर इलाकों में जालाबारी और का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान जाहिर किया गया है कि बर्फबारी भी होगी। आज अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्रीज रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 23 और पेशावर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान है। ये थी आज की वेदर अपडेट। चलते हैं सैरिश के पास। एक बार फिर से बात करेंगे बोल टीवी के को चेयरमैन शुएब शेख के हवाले से, इसके खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर में एहतजाज हो रहा है, लोग इस सारी सूरत हाल को काबिल मजम्मत करार दे रहे हैं। पेशावर का रुख करेंगे, वहां पर भी एहतजाज किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नोमान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख के हवाले से जो उनकी गिरफ्तारी है, पेशावर के शहरी उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और जो बोल न्यूज़ को देखने वाले हैं, जो इसको पसंद करने वाले हैं, हक और सच की बात सुनने को पसंद करने वाले हैं, वो शुएब अहमद शेख साहब की गिरफ्तारी की मजम्मत कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आप बोल न्यूज़ देखते हैं, बोल न्यूज़ में ख़ास बात है जो आप देखते हैं, और जो बोल न्यूज़ के मालिक शुएब अहमद शेख साहब को गिरफ्तार किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनकी गिरफ्तारी एक झूठे मुकदमे में की गई है। देखो, पाकिस्तान में तो पहले ये गलती सब पे करते हैं कि लोग गलतियां करें मजबूर। शुएब शेख साहब की ये गलती है कि उन्होंने सच बोलना है,
और वो सच बोलते हैं, सच नशर करते हो। सच जब पाकिस्तान में कोई बंदा भी सच बोलेगा हम इसका मजम्मत करते और पुरजोर कि शोएब साहब को छोड़ दें, क्योंकि वो बेगुनाह है। आपने मुकदमा बनाया, झूठा मुकदमा बनाया, खुदा से डरो। आप लोगों को शर्म नहीं आता है? पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान है चुन्नू भर पानी में डूब के मरे बेगैरत है, इनको गैरत है। क्या ख्याल है जो चैनल सच बोलते हैं, बोल हमेशा सच का साथ देता है, लोगों की आवाज़ बनता है, उनके मसाइल को उजागर करने की कोशिश करता है, जो खामियां होती है हुकूमत की उनको उनकी निशानदेही करता है, क्या आपके ख्याल में इसकी सज़ा दी जा रही है बोल न्यूज़ को और उनके को चेयरमैन शोएब अहमद शेख साहब को? देखो, शोएब शेख साहब को जब गिरफ्तार किया तो उन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की, क्योंकि वो हमेशा ही सच बोलते। जिसका न्यूज़ का नाम बोले उसको सच बोल, इसको सच बोलते और सच नशर करते और लोगों को सही बताते कि भाई हुकूमत में ये खामी है, अच्छाई है, ये बुराई। इसकी गुनाह उसको मिल रही है, उसको सजा मिल गई, उसको जेल में डाल दिया गया, मुकदमा बना दिया गया। पाकिस्तान में जो भी सच बोलेगा उसी के साथ यही काम होगा। अब क्या बात है बोल की और जो शोएब शेख साहब को गिरफ्तार किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बस अस्सलाम वालेकुम। जो भी मतलब पाकिस्तान में जो भी सच्ची बात करते, साफ बात करते, उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। हम मजम्मत करते हैं कि उसको छोड़े, उसको वो भी गुनाह है। जो सच बात करते हैं वही जो है ना पाकिस्तान में उसकी जगह कोई नहीं होती है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो शेख साहब है वो मतलब सच्ची बात करते हैं और पाकिस्तान में जो है ना सच्चे बंदे की जगह नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि वो भी गुनाह है, उसको आज़ाद किया जाए। बहुत शुक्रिया। लोगों के तासुरात आपने जाने, जो बोल न्यूज़ को देखते हैं, बोल न्यूज़ को पसंद करते हैं, ये काफ़ी गम व गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और अफसोस की बात ये कह रहे हैं कि ये है कि हुकूमत झूठे मुकदमात के ज़रिए मीडिया चैनल जो कि सच की आवाज़ बनते हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से हुकूमत के ऐसे हर इकदाम की ये मजम्मत करते रहेंगे और बोल न्यूज़ के साथ ये हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है नौमान, बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर लोग जो तासुरात से हमें आगाह किया है। तला अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रेडिक्शन ले लेते हैं और हमें आगा बख्शी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया। आगा साहब कहिएगा, सबसे पहले तो हम काफ़ी परेशान हैं, हम लोग बस मुस्कुराने की कोशिश करें लेकिन दिल हमारे दुखी हैं, हम अंदर से परेशान हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो को चेयरमैन हैं शोएब शेख साहब, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जिनकी वजह से आज बोल जो है उन्हीं की वजह से है, वो काफ़ी मुश्किल में है। क्या प्रेडिक्शंस कह रही हैं, मैं इस पर आपसे जानूंगी। कहिएगा क्या ये मुश्किलात कब कम होंगी, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जो रियासती जबर और जुल्म का जो एक बाजार गर्म कर चुके हैं और चेयरमैन के हवाले से बोल न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की आवाज़ है। मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ और मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूँ, ये आपकी जुल्म अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं और आपके ऊपर जो है वो अंधेरी रातें दाखिल होने वाली है। मैं आपको सितारों के हवाले से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त शोएब शेख साहब जो है चेयरमैन है बोल न्यूज़ के, उसकी जो गर्दिश है तकरीबन अगले हफ्ता यानी आने वाले जो है वो जुमरात, ये जो आने वाले जुमरात के बाद उसकी सितारों में हमेशा के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी दोबारा चीज़ें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई बोल न्यूज़ अपनी आज़ादी के जो कदम है वो जमाते हुए आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। और यकीनी तौर पर उसकी जो मुश्किलात के सितारे हैं, मैं पिछले काफ़ी अरसे से इसको चेक कर रहा था, पिछले 3-4 दिन से, कि यकीनी तौर पर इसकी मुश्किलात तकरीबन ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। और आप लोगों के लिए ये मुबारकबादी देना चाहता हूँ, अब आने वाली पेशी में जमानत हो जाएगी और यकीनी तौर पर बोल न्यूज़ आज़ादी महसूस करेगी इन हुकूमतों के हनकटों से इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं और उम्मीद आपने दिलाई है कि इंशाअल्लाह आगे आने वाला जो हफ्ता है उसमें रिहाई भी मिल जाएगी और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं आगा साहब, खान साहब की तरफ। खान साहब के हवाले से आपके सितारे क्या बता रहे हैं, क्योंकि बार बार किसी न किसी केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, जान को उनकी खतरा है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं?
देखिए, इमरान खान के सितारे तो जैसे हम मुस्तकिल आपके प्रोग्राम में कहते आ रहे हैं, जब तक अवामी ताकत इमरान खान के साथ अवाम खड़ी रहेगी, इमरान खान के लिए जो गिरफ्तारी करना मुमकिन तो नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। जिस दिन भी अवाम के अंदर थोड़ी सी भी कमजोरी आएगी, उसी दिन इमरान खान गिरफ्तार होने का इम्कान है। अलबत्ते ये बात तो तय है, आगे इमरान खान की जो बुलंदी का सफर है, कामयाबी का सफर है, उरूज का सफर है, अवाम का सफर है। अब इमरान खान तेजी के साथ इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म बनता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता अदलिये की तरफ से कुछ वक्ती तौर पर कुछ मुश्किलात इमरान खान के लिए जरूर है। ये गर्दिश भी निकल जाएगी, क्योंकि आगे इमरान खान का वक्त, इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान के साथ अवामी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यकीनी तौर पर अगले ये जो 7 से 8 दिन या ये कह सकते 15 दिन इमरान खान के लिए थोड़ी सी मसले मसाइल की निशानदेही। अच्छा, इलेक्शन होते देख रहे हैं आप? और जी, इलेक्शन होगा उसी तारीख पर? जी बिल्कुल, इलेक्शन होते हुए देख रहा हूँ। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ही कराएगी और अगले ये जो 24 घंटे के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे केपीके के भी इलेक्शन की डेट और तारीख आ जाएगी इंशाल्लाह। और बिल्कुल केपीके में भी इमरान खान जीतेगा और साथ साथ पंजाब में भी इमरान खान जीतेगा। और ये भरपूर तरीके से कोशिश करने के बावजूद इमरान खान की हुकूमत इन दोनों सूबों में आती हुई नजर आती है और इमरान खान के लिए मुकम्मल जो राहत है या जो नजात है वो इन 2 सूबों के थ्रू फिर आगे जो है वो अपनी हुकूमत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा आगा साहब, आगे रमजान भी आ रहा है, फिर ईद भी आ रही है, तो क्या सूरत हाल आप मुल्क में मुआशी तौर पर देख रहे हैं? कुछ महंगाई में कमी आएगी? मैं तो हैरान हो गई हूँ कि खाना जो है वो कुकिंग ऑयल के बगैर तो पकता नहीं है, यकदम उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई है कि 100-150 का इजाफा कर दिया गया है। ये कैसी महंगाई है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही? बिल्कुल, कभी अभी अगर कोई अल्लाह की तरफ से कोई मुआवजा हो तो ये अलग बात है। ये हुक्मरान की तरफ से आवाम के लिए कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मजीद कराची के लिए बिजली और मजीद पाकिस्तान के लिए पेट्रोल और मजीद पाकिस्तान के लिए महंगाई और मैं और आप मुतासिर होते हुए नजर आता है। किसी किस्म का कोई महंगाई में कमी नजर नहीं आती। ये हर शोबे में नाकाम हो जाएंगे और पाकिस्तान को उस जगह पर खड़ा कर ये सब भागने का वक्त बहुत करीब आ चुका है और अनकरीब अगले 2 से 3 महीने के अंदर ये बहुत से हुक्मरान बीमार होकर मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। मुल्क की तबाही बर्बादी के दाने पर लाख खड़ा कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि महंगाई में कोई कमी आने वाली है। अवामी सतह पर मुश्किलात में इजाफा और पाकिस्तान में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि वो लोग जो कि होरोस्कोप को काफ़ी फॉलो करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उनके आने वाले दिन किस तरह के गुजरेंगे, उनको भी बता दें किसे एहतियात करनी है, कौन ऐसा है जो कि सफ़र पर जा सकता है, सब कुछ। ये जो एक अच्छी खबर ये है कि अकरब और ये जो दलों के जो सितारों के हैं, अकरब वाले जो भी जिनके भी मुश्किलात सफ़र के या वीज़ा या बाहर मुल्क जाना चाहते हैं या शादी के जो रुकावटें थे उनके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी जबरदस्त तरह के वीजा या उनके काम या माली मसाइल या उनके मुश्किलात शादी जो भी मुश्किलात में थे उनके लिए रास्ते जो है वो हमवार होते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 3 महीने तक यकीनी तौर पर और 3 से 6 महीने तक अपनी जिंदगी के उरूज की तरफ जाते हुए नजर आते हैं और ये हूत वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल मसाइल की निशानदेही जरूर हो रही है। कुछ कारोबार करने वालों को एहतियात करना होगा, शराकतदारी से बचना होगा और जिंदगी के बेहतर फैसले करने में थोड़ा सा एहतियात करना होगा। हमिल के सितारों के लिए ये रास्ते बनते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों ने कारोबार या काम में रुकावट थे उनके लिए खुलता हुआ नजर आता है। बाकी जितने ये 3, 4 या 7 जो सितारे रहते हैं वो अपनी जगह पर जैसे थे वैसे अपनी जगह पर कायम और बरकरार है। जी सही है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आपका बागा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की है। काफ़ी उम्मीद दिलाई है बागा साहब ने बोला कि अगला हफ्ता शेख साहब के लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, रिहाई भी मिल जाएगी नेक्स्ट वीक थर्सडे और पेशी उनकी अगले कल है। हाँ, 2 दिनों बाद। तो यकीन उन्होंने कहा कल पेशी पे भी कुछ पेशरफ्त होगी। आई होप कि कल ही इंशाल्लाह उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए, उनको बेल मिल जाए। लेकिन यकीनन मुल्क में जो इंसाफ का निज़ाम है, जो जुडिशरी है, उसके ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि आवाम का तो कीमा निकल चुका है। मज़ीद आवाम कितना बोझ बर्दाश्त करेंगे ये देखना बाकी है। सियासी, मुआशी, मुआशरती तौर पर तीनों केसेस में हम इस वक्त बड़ी तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, तबाही के दहाने पर हैं
और हम रियलाइज नहीं कर रहे कि जो डिनायल है हमारा, ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल तला, अब कुछ बात हो जाए बोल का पाकिस्तान की तो मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में सर्दी रुखसत हो गई है, मगर बालाई इलाकों में अब भी यखबस्ता हवाओं का राज है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जाएं। और अभी हम आपको जो नहीं जा पा रहे उनको अताबाद झील की सैर करवाते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है नदीम खान। जी नदीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी है, वादी हुंजा में मौजूद हूँ, अताबाद झील के किनारे। गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में सर्दी रुखसत हो गई, मगर गिलगित बल्तिस्तान के इन बाला इलाकों में सर्दी की शिद्दत जो है बदस्तूर बरकरार है। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं और सर्दी से मोहब्बत करने वाले लोग जो हैं वो इन इलाकों में आते हैं और यहाँ के सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारे साथ कुछ सयाह मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं, यहाँ पे आप आए हुए हैं, शदीद मौसम सर्द भी है, कैसा लग रहा है? और हुंजा पहली दफ़ा आना हुआ है? जी, मैं पहली दफ़ा यहाँ पर हुंजा पर आया हूँ। बहुत लंबा रास्ता था, पहले तो रास्ता बहुत प्यारा है, फिर यहाँ की खूबसूरती उससे ज़्यादा प्यारी है। जितनी थकावट थी सारी कुछ दूर हो गया। और मौसम कैसा लगा यहाँ का? मौसम भी काफ़ी अच्छा मौसम है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है इतनी कि इंसान ज़्यादा चीज़ें ओढ़े, लेकिन बहुत प्यारा मौसम, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। वो शुक्रिया जी। जैसे इन सयाहों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान का मौसम चाहे सर्द हो या गर्म हो, मगर लोग जो है इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की इन खूबसूरत वादियों का रुख करते हैं। जी चलें क्या सैरिश? चला, छुट्टी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा या हिम्मत नस्वा मदद खुदा। चले जनाब, ये बात तो ठीक है। खैर छुट्टी मिल जाएगी। फिलहाल तो रमजान की तैयारी आगे, फिलहाल कोई ऐसा प्लान ऐसा तो नहीं है। ठंडे मौसम से रमजान का आगाज करना चाहिए, मतलब वहाँ जाके रमजान मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर साहब से, हम शो जो है ना गिलगित बल्तिस्तान से करेंगे अपने अगले 10 अताबाद झील के आगे सेट लगेगा। जी हाँ, सेट ना भी लगे हम फिर भी शो कर लेंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा मुमकिन है। बहुत तो निकले फिर भी कम निकले, ये तो बोला ही नहीं आपने। तो जनाब, जो लोग जिनके पास वेकेशंस पे जाने का खास मौका इस वक्त अवेलेबल है और उनको छुट्टी भी आराम से मिल सकती है, वो बिल्कुल जाएं, जाकर वहाँ पर मछली खाएं, खाबे खाएं, एंजॉय करें। ठंडा मौसम अब वहीं मिलेगा क्योंकि इन शहरों में तो अब गर्मी बढ़ने वाली है। कराची में तो खैर बुरी हालत है। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि हमें मार्च में ही जून जुलाई किसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। कराची वाले तो हॉटेस्ट मार्च इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखने जा रहे हैं, तो कराची वालों के लिए आप दुआ जरूर कीजिएगा। शो का वक्त तमाम होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सोशल मीडिया पर फीडबैक दीजिएगा। तलहा को सर इसको इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।